जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि हर चुनाव से पहले नेता जो वादे करता है वो आखिर क्यों नहीं पूरे होते? क्यों हर 5 साल बाद वही नारे, वही सपने, वही बातें हमारे सामने दोहराई जाती हैं? क्या सच में हमारी तकदीर बदलती है या सिर्फ नेता बदलते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जनता जानती है कि उसे गुमराह किया जा रहा है, फिर भी बार बार गुमराह क्यों हो जाती है? आज हम इसी खेल को समझेंगे। राजनीति में नेता जनता को कैसे गुमराह करता है और जनता क्यों बार बार उसी जाल में फंस जाती है। यह कहानी सिर्फ नेताओं की नहीं है, यह कहानी हमारी भी है, हमारी याददाश्त, हमारी आदतों और हमारी कमजोरियों की कहानी। भारत की राजनीति में जनता और नेता का रिश्ता बड़ा अजीब है। जनता जानती है कि नेता झूठ बोलते हैं, वादे पूरे नहीं करते, लेकिन फिर भी हम चुनाव में उसी नेता पर भरोसा कर लेते हैं। जैसे कोई बच्चा बार बार जलने के बाद भी आग को छूने जाता है। यह रिश्ता सिर्फ झूठ और विश्वास का नहीं है, यह रिश्ता उम्मीद और धोखे का है। नेता जनता को उम्मीद देता है, जनता उस उम्मीद में धोखा खा लेती है और फिर 5 साल बाद वही कहानी दोहराई जाती है। सवाल यह है कि नेता जनता को गुमराह कैसे करता है और जनता क्यों बार बार गुमराह हो जाती है, और इसे समझने के लिए हमें राजनीति के इतिहास में झांकना भी होगा। भारत की राजनीति का सबसे ताकतवर हथियार हमेशा से नारा रहा है। नारा छोटा होता है, याद रखने में आसान होता है और उसमें समाधान का वादा होता है, लेकिन तरीका नहीं। नेताओं ने जनता को बस यही सिखा दिया कि समस्या का समाधान सुनना जरूरी नहीं, बस नारा सुनना ही काफी है। 1971 का चुनाव याद कीजिए। नारा था गरीबी हटाओ। कितना सीधा और असरदार नारा था। उसी दौर में देश की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी से जूझ रही थी। हर घर में गरीबी थी, हर गली में भूख थी। जनता ने जब यह नारा सुना तो उसे लगा कि अब सचमुच बदलाव आएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी। लोगों ने इस नारे पर भरोसा किया, लेकिन हुआ क्या? गरीबी का नाम तो राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, लेकिन गरीबी कभी खत्म नहीं हुई। नारा काम कर गया, चुनाव जीत लिया गया और जनता फिर से गुमराह हो गई। नारा असर इसलिए करता है क्योंकि वह जनता को यह एहसास दिलाता है कि उसकी तकलीफ को मान्यता मिली है। जब कोई कहता है गरीबी हटाओ तो गरीब को लगता है कि आखिर किसी ने तो उसकी हालत देखी। लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछता है कि गरीबी हटेगी कैसे, कौन सी वह नीति बनेगी, कौन सा वह बजट आएगा और कौन सा कार्यक्रम होगा। ये सब सवाल गायब हो जाते हैं। नारा जनता को एक झूठा संतोष दे रहा है। यही जनता की पहली भूल थी। उसने यह मान लिया कि नारा ही काम करता है। नेता ने नारा दिया तो जनता को लगा कि अब काम हो जाएगा। असलियत यह थी कि नारा सिर्फ चुनाव जीतने का हथियार बन गया। नेता ने वादा किया, जनता ने विश्वास किया और चुनाव के बाद सब भूल गया। अब जरा सोचिए, 1971 में नारा था गरीबी हटाओ, 1980 में हर हाथ को काम, 1990 में संपूर्ण क्रांति, 2000 में विकास, 2010 में सबका साथ सबका विकास, 2020 में न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। हर दशक में नारे बदले, लेकिन जनता की तकलीफें वही रही। गरीबी रही, बेरोजगारी रही, किसान आत्महत्या करते रहे, शिक्षा और स्वास्थ्य में संकट बना रहा। अगर नारे सच में काम करते तो 70 साल बाद भी वही नारे आखिर दोहराए क्यों जाते? नारे सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से खेलते हैं। जय जवान जय किसान सुनते ही जनता को लगता है कि उसका सम्मान हो रहा है। भारत जोड़ो सुनते ही लगता है देश एक हो जाएगा। लेकिन इन नारों के पीछे असली सवाल गायब हो जाते हैं। जनता क्यों परेशान है, किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, यह पूछना जनता की भूल हो जाती है। जनता को बस यह लगना चाहिए कि उसकी पीड़ा को शब्दों में ढाल दिया गया है। नारा बनाने में 1 मिनट का समय लगता है, नीति बनाने में सालों लग जाते हैं। नारे से चुनाव जीता जा सकता है, नीति से जनता का भला हो सकता है। नेता के लिए चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है, जनता का भला करना नहीं। इसलिए नेता नारे बनाता है, नीतियों को पीछे ढकेल देता है। जनता हमेशा असंतोष में जी नहीं सकती। जनता को थोड़ा सा संतोष चाहिए। नारा यह संतोष देता है। जब नेता कहता है गरीबी हटाओ तो जनता को लगता है कि उसकी तकलीफ समझ ली गई है। अब वह संतुष्ट हो जाती है और चुनाव में वोट डाल देती है। यानी नेता को समस्या हल करने की जरूरत नहीं, समस्या को पहचान लेना और उसका एक नया नारा बना देना ही काफी है। फिर आया मीडिया का दौर। टीवी और अखबारों ने नारों को और ताकत दे दी। पहले नारा पोस्टर पर लिखा जाता था, टीवी स्क्रीन पर 24 घंटे चलता रहता है।
अखबार में हेडलाइन बनकर तैरता रहता है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। जनता को लगता है कि अगर हर जगह यही नारा दिख रहा है तो यह सच में होगा ही, और जनता और गुमराह हो जाती है। हर चुनाव का केंद्र नारे बन जाते हैं। चुनाव से पहले नारे गढ़े जाते हैं, चुनाव के दौरान नारे गूंजते हैं, चुनाव जीतने के बाद नारे भुला दिए जाते हैं। यह चक्र हर 5 साल में दोहराया जाता है और जनता हर बार इसमें हिस्सा लेती है। आजादी के बाद से ही जनता को गुमराह करने का सबसे बड़ा तरीका नारे रहे हैं। नारे जनता को उम्मीद भी देते हैं और धोखा भी। जनता भूल जाती है और नेता नए नारे गढ़ते रहते हैं। यह खेल अनवरत चलता रहता है। असलियत यह है कि नारे जनता की तकलीफें हल नहीं करते, नारे सिर्फ जनता के गुस्से को शांत कर देते हैं। नारे जनता को यह एहसास दिलाते हैं कि उनकी आवाज सुनी गई है, लेकिन समाधान कहीं नहीं होता। भारत की राजनीति में जनता को गुमराह करने का सबसे बड़ा हथियार है धर्म और जाति, क्योंकि धर्म और जाति इंसान की पहचान से जुड़ी चीजें हैं। पहचान वह है जिसे इंसान कभी नहीं छोड़ता। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप तुरंत कह देंगे कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम, आप दलित हैं या ब्राह्मण, पंजाबी हैं या मराठी। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि आपके अधिकार क्या हैं, आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्या मिलने चाहिए, तो आप उतनी जल्दी जवाब नहीं देंगे। यही फर्क नेता समझते हैं और यही उनकी चाल है। जब जनता अपनी पहचान में खोई रहती है तब तक वह अपने अधिकारों को भूल जाती है, और नेता जानते हैं कि जब तक जनता अधिकार भूल जाएगी तब तक उसे गुमराह करना आसान रहेगा। धर्म का इस्तेमाल राजनीति में हमेशा से हुआ है। जनता को असली मुद्दों से हटाना हो तो बस यह कह दो कि तुम्हारा धर्म खतरे में है। सोचिए, अगर किसी गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, अगर उसके बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा, लेकिन उसी वक्त उसे यह बताया जाए कि उसके धर्म पर हमला हो रहा है, तो वह अपनी भूख को भूलकर धर्म के लिए सड़क पर उतर रहेगा। यही राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे गंदा खेल है। मंदिर और मस्जिद की बहसों ने भारत की राजनीति को दशकों तक जकड़े रखा। जब देश में बेरोजगारी बढ़ रही थी, जब किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहे थे, जब शिक्षा और स्वास्थ्य चरमराए हुए थे, तब जनता को मंदिर मस्जिद के सवाल में उलझा दिया गया। जनता अपने बच्चों की नौकरी नहीं मांग रही थी, जनता यह पूछ रही थी कि मंदिर कहाँ बनेगा और मस्जिद कहाँ बनेगा। नेता हंस रहे थे क्योंकि उन्हें यह पता था कि जनता गुमराह हो चुकी है। इसी तरह जात की राजनीति ने जनता को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। धर्म के नाम पर तो लाखों लोग एक साथ खड़े हो सकते थे, लेकिन जाति के नाम पर जनता और भी बिखर गई। हर जाति अपनी ताकत गिनने लगी, किस जाति के कितने वोट हैं, किस जाति को टिकट मिलेगा, किस जाति को मंत्री बनाया जाएगा। यही चुनाव का गणित बन गया। आरक्षण, जो कि असमानता मिटाने का औजार था, राजनीति ने उसे भी वोट बैंक का औजार बना दिया। कभी किसी जाति को नया आरक्षण देने का वादा किया जाता है, कभी किसी जाति को यह डर दिखाया जाता है कि उसका आरक्षण छीन लिया जाएगा। जनता इन्हीं बांसों में फंसी रहती है। कोई यह नहीं पूछता कि जिनको आरक्षण मिला उन्हें नौकरी क्यों नहीं मिली, उनकी शिक्षा क्यों नहीं सुधरी। नेता को इन सवाल से बचना आसान है, क्योंकि जनता को जाति की पहचान ही काफी है। जनता को बांटने के लिए नेता कई तरह की तकनीकें अपनाते हैं। सबसे आसान तरीका है हम बनाम वे। जनता को यह समझा दो कि तुम और तुम्हारे जैसे लोग खतरे में हैं और बाकी सब तुम्हारे दुश्मन हैं। यही शुरू से होता रहा है। हिंदू बनाम मुस्लिम, दलित बनाम सवर्ण, उत्तर भारतीय बनाम दक्षिण भारतीय। एक और तरीका है अतीत के जख्मों को कुरेदना। जनता को बार बार यह याद दिलाओ कि फला धर्म ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, फला जाति ने तुम्हें दबाया। जनता गुस्से में आ जाती है और सवाल पूछना भूल जाती है। नेता कभी कभी छोटे फायदे के लालच भी देते हैं। किसी जाति को टिकट दे दो, किसी को एक स्कॉलरशिप, किसी को छोटा सा पद, बाकी जातियां जल जाती हैं और इस जलन में जनता आपस में लड़ने लगती है। नेताओं को यही चाहिए। त्योहारों को भी राजनीति का औजार बना दिया गया है। जो त्योहार कभी खुशी और मेलजोल का मौका हुआ करते थे, अब उन्हें राजनीति ने रंग दे दिया है। एक ही त्योहार को अलग अलग ढंग से पेश कर जनता को आपस में भिड़ दिया जाता है। सवाल यह है कि जनता इस खेल में बार बार क्यों फंस जाती है। इसका सीधा जवाब है क्योंकि जनता को संघर्ष से डर लगता है। जाति और धर्म की राजनीति आसान है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, बस अपनी पहचान को याद रखना होता है। लेकिन अधिकारों की राजनीति कठिन है, उसमें सवाल पूछने पड़ते हैं। स्कूल क्यों खराब है, अस्पताल में दवा क्यों नहीं है, नौकरी क्यों नहीं है, इन सवालों के लिए जानकारी चाहिए।
संगठन चाहिए, संघर्ष चाहिए। जनता इससे बचती है और नेता इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। असल खेल यही है, जनता को एकजुट होने से रोकना। अगर किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, महिलाएं सब मिलकर एकजुट हो जाएं तो नेताओं की कुर्सियां हिल जाएंगी। लेकिन जब जनता धर्म और जात में बटी रहती है तो नेता आराम से सत्ता का मजा लेते हैं। यही कारण है कि नेता कभी जनता को एक नहीं होने देते। वे हमेशा कोई न कोई नया विवाद खड़ा कर देंगे जिससे जनता बिखरी रहे। जनता सोचती है कि वह धर्म और जाति के नाम पर अपनी पहचान बचा रखी है, लेकिन असलियत यह है कि वह अपने अधिकार खो रही है। जनता समझती है कि वह अपने इतिहास का बदला ले लेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने भविष्य को अंधकार में ढकेल रही है। जनता को यह एहसास ही नहीं होता कि उसका इस्तेमाल हो रही है। नेता को पता है कि जनता की याददाश्त छोटी है और उसकी भावनाएं बड़ी, इसलिए वह हर बार जनता को वहीं ले जाकर देता है जहां उसे सबसे जल्दी भड़काया जा सकता है और जनता भड़क जाती है। धर्म और जात की राजनीति ने भारत को इतना कमजोर बना दिया कि असली मुद्दे कहीं दिखाई ही नहीं देते। जब तक जनता यह नहीं समझेगी कि उसकी असली लड़ाई धर्म या जात के नाम पर नहीं बल्कि उसके अधिकारों के नाम पर है, तब तक यह खेल चलता रहेगा। नेता जनता को गुमराह करता रहेगा और जनता गुमराह होती रहेगी। भारत की राजनीति में सबसे जादुई शब्द है विकास। हर नेता, हर पार्टी, हर चुनाव में विकास की बातें करता है, लेकिन आप गौर से देखें तो समझ आएगा कि विकास और दिखावे के बीच की रेखा मिट चुकी है। जनता को असली विकास नहीं बल्कि उसका चमकदार पोस्टर दिखाया जाता है। टीवी पर जब किसी बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन होता है, जब कैमरे के सामने फीता काटी होती है, जब अखबारों के पहले पन्ने पर रंगीन विज्ञापन छपते हैं, तब जनता को लगता है कि देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसी वक्त किसी गांव में बच्चा बिना इलाज के मर रहा होता है, किसी खेत में किसान अपनी उपज का दाम न मिलने पर कर्ज में डूबा हुआ होता है, किसी मोहल्ले में बेरोजगार युवा सड़कों पर रिज्यूम भेजकर थका हुआ बैठा होता है। विकास का असली मतलब क्या होना चाहिए? हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, हर बीमार को इलाज, हर किसान को अपनी फसल का उचित दाम और हर मजदूर को सम्मानजनक रोजगार, हर नागरिक को बराबरी और सुरक्षा। लेकिन नेताओं ने विकास का अर्थ बदल दिया। विकास का मतलब है ऊंची ऊंची मूर्तियां, चमचमाते एयरपोर्ट, महंगे स्टेडियम, इंटरनेशनल इवेंट, बड़े बड़े शिलान्यास। ये सब आंखों को भाते हैं, कैमरे पर अच्छे लगते हैं, लेकिन इनसे आम जनता की तकलीफें नहीं सुलझती। जनता भी इस दिखावे से खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि देश तरक्की कर रहा है। भले ही उसका अपना मोहल्ला अंधेरे में हो, भले ही उसके बच्चे को नौकरी ना मिली हो, लेकिन टीवी पर बुलेट ट्रेन दिखती है तो उसे लगता है कि वह किसी बड़े सपने का हिस्सा है। जनता सोचती है कि चलो, मेरे घर में सिलेंडर महंगा हो गया लेकिन मेरा देश विश्वगुरु बन रहा है। यह वही मनोविज्ञान है जिसका फायदा नेता उठाते हैं। मीडिया इस खेल का सबसे बड़ा साथी है। मीडिया का काम था जनता को सच दिखाना, लेकिन अब मीडिया जनता को वही दिखाती है जो सत्ता चाहती है। टीवी चैनल खोलिए तो आपको दिखेगा उद्घाटन का लाइव प्रसारण, नेताजी का भाषण पूरे गौरव के साथ, ग्राफिक्स में गूंजते नारे, लेकिन आपको नहीं दिखेगा सरकारी अस्पताल में दवा न मिलने से जूझते लोग, नहीं दिखेगा शिक्षक रहित स्कूल, नहीं दिखेगा बेरोजगारी से त्रस्त नौजवान। मीडिया ने विकास की परिभाषा को बदल दिया है। विकास अब कैमरे पर दिखने वाली चीज है, जो कैमरे पर नहीं दिखा वह विकास माना ही नहीं जाता। सत्ता और मीडिया का गठजोड़ इतना गहरा हो चुका है कि दोनों का एजेंडा एक जैसा है। सत्ता चाहती है कि जनता असली मुद्दे से भटक जाए, असली मुद्दे को भूल जाए। मीडिया वही करता है। जब सरकार की नाकामियों पर सवाल उठना चाहिए तब मीडिया नया मुद्दा पैदा कर देता है। कोई फिल्म का विवाद, कोई क्रिकेट मैच की हार जीत, कोई नेता का बयान, जनता का ध्यान तुरंत बट जाता है। पहले प्रचार सिर्फ चुनाव के समय होता था, अब प्रचार 24x7 हो गया है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट मीडिया जनता को वही दिखाता है जो सत्ता चाहती है। जनता जब बार बार वही चीजें देखती है तो उसे लगता है कि यही सच है। यही बार बार दोहराया हुआ दृश्य उसकी आंखों और दिमाग में गोंद की तरह चिपक जाता है, और जब यही सच बन जाता है तो सवाल पूछने की हिम्मत भी खत्म हो जाती है। जनता भी इस खेल में शामिल हो जाती है। वह टीवी पर चीखते हुए एंकरों को देखना पसंद करती है, वह सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग फॉलो करती है। उसे लगता है कि यह देशभक्ति हो रही है, जबकि असल में वह अपने अधिकारों को भूली होती है। जनता को सच नहीं चाहिए, उसे नशा चाहिए, और मीडिया वही नशा परोस रहा है। जब कोई नेता मंच पर खड़े होकर कहता है कि उसने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, तो मीडिया इस दावे को कई गुना बढ़ाकर जनता तक पहुंचाती है।
हर दिन स्क्रीन पर चमचमाते हुए आंकड़े, हर दिन नई नई घोषणाएं, हर दिन नए नए रिकॉर्ड। जनता सोचती है कि उसका देश सचमुच प्रगति कर रहा है, लेकिन जब वही जनता अपने गांव की टूटी सड़क पर चलती है, जब वो अस्पताल में इलाज के लिए भटकती है, जब उसका बच्चा नौकरी की तलाश में दर दर घूमता है, तब वह यह सवाल नहीं उठाती कि टीवी और असलियत में आखिर इतना फर्क हुआ कैसे। असलियत यह है कि विकास अब एक इवेंट है, शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है, मीडिया कवर करता है, जनता तालियां बजाती है। प्रोजेक्ट पूरा हुआ या नहीं इसका कोई हिसाब नहीं होता। नेता को याद है कि उद्घाटन कब हुआ, जनता भी वही याद रखती है, लेकिन प्रोजेक्ट का हश्र किसे याद रहता है किसी को नहीं पता। यही है विकास का नया रूप, दिखावे का विकास। जनता जब इस दिखावे से संतुष्ट हो जाती है तो नेता की मुश्किलें आसान हो जाती है। उसे अब नीतियां बनाने की, योजनाएं पूरी करने की, जनता को वास्तविक सुविधाएं देने की जरूरत नहीं। उसे बस इतना करना है कि हर साल कोई नया चमचमाता प्रोजेक्ट लॉन्च करे और मीडिया से उसका भव्य प्रचार करवाए। जनता तालियां बजाएगी और चुनाव में वोट भी बरसेंगे। विकास का यह दिखावा लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि जनता को यह विश्वास दिला देता है कि यह सब कुछ ठीक हो रहा है। जनता यह सोचने लगती है कि समस्याएं तो हर देश में होती है, लेकिन हमारा देश तो तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी सोच में जनता अपने अधिकार भूल जाती है। जब तक जनता असली विकास की मांग नहीं करेगी, तब तक यह दिखावे का खेल चलता रहेगा। असली विकास वही है जिसमें सबको बराबरी का अवसर मिले। असली विकास वही है जिसमें गांव और शहर का फर्क खत्म हो या कम हो, अमीर और गरीब के बीच की खाई भरे। लेकिन जनता जब तक इस पर ध्यान नहीं देगी और सिर्फ चमक दमक देखकर खुश होती रहेगी, तब तक नेता गुमराह करते रहेंगे और जनता गुमराह होती रहेगी। पहले राजनीति जनता तक पहुंचती थी अखबारों के जरिए या चुनावी रैलियों के जरिए। नेता भाषण देते थे, जनता सुनती थी, अखबार अगले दिन छापता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। राजनीति अब आपके जेब में है, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर है। अब राजनीति आपके व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड में है, आपके फेसबुक के न्यूज फीड में है, आपके ट्विटर ट्रेंड में है। और यहीं से शुरू होता है फिर सोशल मीडिया का मायाजाल। सोशल मीडिया ने राजनीति को ऐसा हथियार दे दिया है जिससे जनता को गुमराह करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अब ना नारा बनाने की जरूरत है, ना कोई बड़ी सभा करने की। बस एक छोटा सा वीडियो बनाइए, एक फोटो साफ हुई तस्वीर डालिए, एक झूठा आंकड़ा ट्वीट कर दीजिए और देखते ही देखते वह लाखों करोड़ों तक पहुंच जाता है। जनता को यह लगता है कि अगर इतनी बड़े संख्या में लोग यही कर रहे हैं तो यही सच होगा, जबकि असलियत यह है कि यह पूरा खेल आईटी सेल और ट्रोल आर्मी का होता है। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाए जाते हैं हजारों लाखों में। ये अकाउंट किसी भी मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। अगर कोई पत्रकार बेरोजगारी पर रिपोर्ट लिख दे तो ये उसे ट्रोल करेंगे और गालियां देंगे, उसे देशद्रोही तक कह डालेंगे। अगर कोई नागरिक महंगाई की शिकायत करे तो उस पर हमला किया जाएगा। जनता यह देखकर डर जाती है, उसे लगता है कि बहुमत की राय यही है। वह चुप रह जाती है और धीरे धीरे वही झूठ सच में बदल जाता है। सोशल मीडिया ने हर नागरिक को ऐसा महसूस कराया है जैसे वह भी राजनीति में भाग ले रहा है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालता है, कोई फेसबुक पर पोस्ट डालता है, कोई ट्विटर पर हैशटैग चलाता है। जनता को लगता है कि वह सक्रिय है, लेकिन असल में वह वही दोहरा रही है जो किसी प्रचार मशीनरी के द्वारा उसके दिमाग में डाला जाता है। इस जाल की सबसे खतरनाक बात यह है कि अब झूठ और सच के बीच की दूरी मिट चुकी है। पहले अखबार में खबर छपती थी तो उसमें संपादक की जिम्मेदारी होती थी। टीवी पर खबर आती थी तो चैनल पर सवाल उठते थे। लेकिन सोशल मीडिया पर कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। कोई भी कुछ भी लिख सकता है और उसे लाखों लोग सच मान लेते हैं। और राजनीति ने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए पूरी ताकत से किया। जनता बार बार गुमराह क्यों होती है? इसका एक बड़ा कारण यही है कि जनता को जानकारी चाहिए, लेकिन उसे जानकारी की जगह प्रोपोगंडा मिलता है और जनता सच को पहचानने की मेहनत नहीं करती, उसे आसान जवाब चाहिए। सोशल मीडिया यही आसान जवाब देता है। बेरोजगारी क्यों है यह समझना कठिन है, लेकिन अगर किसी पोस्ट में लिखा आ जाए कि बेरोजगारी इसलिए है कि फलां समुदाय देश को पीछे खींच रहा है, तो जनता को तुरंत जवाब मिल जाता है और वह संतुष्ट हो जाती है। जनता को संघर्ष से डर लगता है। असली मुद्दों पर लड़ाई कठिन है। शिक्षा सुधारनी है तो सरकार पर दबाव डालना होगा। स्वास्थ्य ठीक करना है तो नीतियों की समीक्षा करनी होगी। रोजगार चाहिए तो उद्योग और श्रम कानूनों पर सवाल उठाना होगा। यह सब कठिन है। आसान है धर्म और जाति पर बहस करना, आसान है व्हाट्सएप पर देशभक्ति के मैसेज फॉरवर्ड करना। जनता यही आसान रास्ता चुनती है
और नेता इसी आसान रास्ते का फायदा उठाते हैं। जनता भूल जाती है, या भूलना भी गुमराह होने की एक बड़ी वजह है। नेता वादा करता है, जनता सुन लेती है, वादा पूरा नहीं होता, जनता गुस्सा भी करती है, लेकिन कुछ महीनों बाद जनता फिर वही नेता का भाषण सुनती है और फिर ताली बजाती है। जनता की याददाश्त लंबी नहीं है, उसकी भावनाएं बड़ी हैं। नेता जनता की इसी कमजोरी का इस्तेमाल करता है। जनता को छोटी छोटी रियायतें बड़ी लगती हैं। कहीं सड़क बन गई, कहीं बिजली का खंभा लग गया, कहीं राशन कार्ड से कुछ सस्ता मिल गया। जनता को लगता है यही विकास है, जबकि असली सवाल कहीं और होते हैं। लेकिन जनता इन्हीं छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट हो जाती है। जनता क्यों बार बार गुमराह होती है? इसका जवाब यह भी है कि जनता को हीरो चाहिए। जनता को लगता है कि कोई मसीहा आएगा और सब कुछ बदल देगा। नेता इस चाहत को हवा देते हैं, अपने को मसीहा की तरह पेश करते हैं। जनता नेता को देश मान लेती है, और जब नेता देश हो जाता है तो सवाल पूछना गुनाह बन जाता है। नेता गलत हो सकता है, लेकिन देश गलत नहीं हो सकता। यही सवाल पूछना देशद्रोह बन जाता है, और जनता खुश रहती है कि उसके पास एक महानायक है। जनता को यह भी डराया जाता है, उसे कहा जाता है कि देश खतरे में है, संस्कृति खतरे में है, धर्म खतरे में है। जब जनता डर जाती है तो वह सवाल पूछना छोड़ देती है। डरी हुई जनता को बस सुरक्षा चाहिए, जवाबदेही नहीं। नेता यही चाहता है कि जनता सवाल ना पूछे, बस भरोसा करे। जनता को बदलना होगा। लोकतंत्र में सब कुछ जनता ही होती है, उसको सवाल पूछना ही होगा, तभी जाकर असली लोकतंत्र का मकसद पूरा होगा। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।